बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर भी आपके स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, कोर्स की तरफ जाने से पहले आपके साथ थोड़ी सी अपडेट्स मैं शेयर करता जाऊँ। और इस वीक सबसे अहम अपडेट है कि मंडे को 19 जुलाई को पार्लियामेंट में होगा डिबेट इमिग्रेंट्स के लिए। आपने देखा होगा चंद महीनों पहले कि एक पिटिशन चल रही थी जहां 1 लाख सिग्नेचर्स की ज़रूरत थी, वो मिल गए थे। और इसके बाद पार्लियामेंट ने एक डेट सेट करनी थी जहां इस पर एमपीज़ बहस करेंगे, और वो होगा इस मंडे को। और जो टॉपिक्स, जो मौजू पर बातचीत होगी वो ये है कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं 5 साल के लिए उनको वीज़ा दिया जाए। ये एक मौजू पर उनकी बहस होगी कि जो लोग यहाँ 5 साल से रह रहे हैं उनको वीज़ा दिया जाए, बल्कि बजाय 7 साल एक बच्चे को होते हैं फिर उसको वीज़ा दिया जाता है, या किसी ने अपनी आधी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है फिर उसको वीज़ा दिया जाता है, या किसी को यहाँ 20 साल हो जाते हैं फिर उसको वीज़ा मिलता है। जो मेन बातचीत होगी इस डिबेट में वो ये है कि अगर किसी शख्स को यहाँ हो गए 5 साल, उसको वीज़ा दिया जाए। दूसरा जो मौजू है वो है कि जो बच्चे यहाँ पैदा होते हैं यूके में, उनको ऑटोमेटिकली ब्रिटिश नेशनलिटी दी जाए। ये भी एक मौजू है जिस पर बातचीत होगी। तीसरी चीज़ है कि जो होम ऑफिस की जो वीज़ा फ़ीस है उनको कम किया जाए। क्यों, आपने देखा होगा कि अखबारों में एक आर्टिकल था जहाँ वो कह रहे थे कि जो होम ऑफिस की प्रोसेसिंग कॉस्ट है, जो उनके अखराजात हैं एक एप्लीकेशन को कंसिडर करने में, वो हैं 200-300 पाउंड, जो बाकी फ़ीस है होम ऑफिस अपने जेब में रखती है। और ये नाइंसाफ़ी है इमिग्रेंट्स के साथ, जिनके पास पैसे नहीं होते, आप उनसे 2500 3-3 हज़ार पाउंड ले रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। सो इस डिबेट में एक गुफ्तगू होगी कि जो होम ऑफिस की फ़ीस है उसको कम किया जाए। और जो आखिरी चीज़ है वो है कि जो वीज़ा रिन्यूअल्स हैं उनको ऑटोमेटिकली रिन्यूअल किया जाए। कि अभी आपने देखा होगा कि जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, आपको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है और आप मिस कर देते हैं डेडलाइन, आप यहाँ ओवरस्टे हो जाते हैं। इस पर भी थोड़ी सी बातचीत होगी कि ये प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाए रिन्यूअल्स के लिए। और लास्ट जो मौजू पर बातचीत होगी इस डिबेट में मंडे को, वो ये है कि जो इलीगल वर्किंग है उसको ख़त्म किया जाए। कि जहाँ कोई बंदा कम काम कर रहा होता है इमिग्रेंट, और उसको फिर सज़ा दी जाती है, और जो उसका एम्प्लॉयर है उसको फ़ाइन दिया जाता है, इसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स के लिए एक वर्क सिस्टम हो जहां वो लीगली काम कर सकें। सो अब देखें मंडे इस पर बातचीत होगी, देखें कि गवर्नमेंट की क्या राय है इसमें, वो क्या रिस्पॉन्स देती है, उसके बाद आगे क्या होता है। जैसी कोई न्यूज़ आएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं आपके साथ ज़रूर ये शेयर करूँगा। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कामरान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मेरे ये दो छोटे छोटे 3 सवाल हैं ज़म्बरानो के। मुझे पहले तो इसका कोई पता नहीं, अभी तो मुझे कल ही किसी ने बताया है, तो मैं अभी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपसे मैं कॉल कर रहा हूँ। मेरा बेटा है, वो ब्रिटिश सिटीजन है पिछले 3 साल से। ठीक है। तो हम 10 ईयर वो लीव पर हैं, यानी 2.5 साल वाली पर है। तो अब लेकिन वो चूंकि यहाँ पैदा हुआ था तो उसको 3 साल पहले ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया था, अब इसे चौथा साल लग गया है। तो मुझे ये बताएं कि हमने स्विच करना है इसी पर, तो एक तो ये बता दें क्या हम क्वालिफाई कर सकते हैं इसमें, और दूसरा ये कि इसका मुझे फॉर्म कहाँ से मिलेगा। मैंने होम ऑफिस की चेक की है, मुझे वहां से कहीं नहीं मिला। अगर मैं किसी से ले लेता हूँ कापियां करवा के, मैं उनको भेज देता हूँ, तो क्या ये वायलेट होगा? और उसकी कोई डेडलाइन है उनको फॉर्म भेजने की? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल ठीक का है। और जवाब। तीसरा कोई इसकी कोई डॉक्यूमेंट्स क्या भेजे हम साथ में सपोर्टिंग ठीक है जी, डॉक्यूमेंट्स मैं देता भेजने हूँ के आपके लिए, सवाल का मुझे जवाब। डिटेल में बता दें बहुत प्लीज। शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपका बच्चा ब्रिटिश है और आप ज़म्बरानो रूल का फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं, बिल्कुल आप उठा सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पिछली वीक अर्ज़ किया था कि एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब तक कोर्ट ऑफ अपील की डिसीजन नहीं आती, जो भी एप्लीकेशन ज़म्बरानो रूल के तहत सबमिट किए जाएंगे उनको होल्ड पर किया जाएगा। तो इसलिए
ये चीज़ आपने जहन में रखनी है जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि फ़ॉर्म आप कहाँ से ले सकते हैं, बेस्ट चीज़ यही होगी कि अगर आप किसी सॉलिसिटर से मिल लें, वो आपको सही तरह गाइड कर सकता है। क्योंकि अगर आप कोई किसी का फॉर्म लेके आप कॉपी कर लेंगे, उस पर रेफरेंस नंबर लिखा होगा किसी और शख्स का, और वो फिर आपका एप्लीकेशन इनवैलिड हो जाएगा। जहाँ तक आपका तीसरा सवाल है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वो डिपेंड करेगा जो आपके सर्कमस्टांसिस हैं और आप किस तरह साबित कर सकते हैं कि आप बच्चे की परवरिश ले रहे हैं और पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप शेयर कर रहे हैं या आप सोल्व कर रहे हैं, वो आपने साबित करना होगा। अगेन बेस्ट चीज़ ये होगी कि आप किसी सॉलिसिटर के पास जाके एडवाइस ले लें, वो आपको सही तरह गाइड कर सकेगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत है? जी शुक्र अल्लाह। मैं इधर यूके में रह रहा हूँ तकरीबन 1990 से। ठीक है। तो मैं ब्रिटिश होल्डर हूँ, ठीक है। जी जी। और इधर मेरा एक बच्चा भी है, वाइफ भी है, इधर रह रहा हूँ। तो मेरी एक शादी जो है पाकिस्तान में है, ठीक है। ठीक है। उसमें मेरी एक बच्ची है, अभी हुई है, तकरीबन जो है ना वो 5-6 महीने की है। तो मैं उसको इधर अप्लाई करने के लिए, वीज़ा अप्लाई करने के लिए बच्ची के लिए, उसको मेरा जो है ना, जिस वक्त मैं आया था 1990 में, उसके बाद मुझे याद नहीं है कि मुझे नेशनलिटी मिली थी, ठीक है। और नेशनलिटी का मुझे याद नहीं है नेशनलिटी किस डेट पर मिली थी और किस महीने में मिली थी, मगर वो नेशनलिटी मुझसे गुम हो गई है। मगर है पासपोर्ट मेरा बच्ची कब ब्रिटिश ही पैदा है। हुई थी? जी, जो बच्ची है आपकी वो कब पैदा हुई थी? 4-5 माह पहले? वो वो अभी 4-5 महीने में, ठीक 5 है। महीने माह में पहले। ठीक है, वो तो जी, फिर ब्रिटिश है ना, तो आपके पास उसको ब्रिटिश अगर आप पासपोर्ट तो है ना? जी, मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट है। ठीक है। तो मैं उधर से पाकिस्तान से पूछा था, तो वो बात जो एजेंट उधर बैठे हुए ना, वो कहते थे कि जो ना आपको नेशनलिटी जरूरी चाहिए होगी, ठीक है ना। उसके साथ जो ना आप अप्लाई कर सकते हैं, वैसे तो आपको नहीं हो सकता। मगर ब्रिटिश नेशनलिटी अप्लाई मैंने ऑनलाइन देखा है, उधर उधर में फिल की है। मगर जब मैं सारा कुछ फिल करके लास्ट पर गया हूँ, उन्होंने मुझसे पूछा है कि डेट और मंथ उधर जो है ना डालें, वो मुझे याद नहीं रहा। फिर मैं अपना स्टुक हो गया हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो है ना नेशनलिटी लाजमी है, या उसके अलावा जो है ना लास्ट जो है ना तकरीबन लास्ट मंथ जो है ना आपका जो कोलिग्स इधर बैठे हुए थे उनसे पूछा था, तो वो कहते हैं एक पेपर मिल जाता है वो फ्री, वो भी चल सकता है। मगर फिर मैं जो है ना मुतमिन नहीं हुआ, तो मैंने सोचा जो है ना चलो आपसे पूछ लूँ दोबारा कि नेशनलिटी चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी। ठीक है। ये अगर कर दें। और दूसरा जो है ना क्वेश्चन मेरा है, या कि जो मेरी मिसेस इधर है ना, उसको मैं तकरीबन 3 साल से ऊपर हो गए हैं, उधर से स्पोर्ट्स वीजा से आई थी, ठीक है। तो उसका जो है ना उसके बाद 2.5 साल के बाद उसका मैं अप्लाई किया था, जो इंस्ट्रक्शन अप्लाई की थी, वो जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली जो है ना है, तो मेरी तरफ से जो ना मैं सेल्फ एम्प्लॉयड था, वो तो पूरा मैं किया था 18,600। मगर उनने बोला कि 18,600 पूरा नहीं हुआ है, तो उनने 10 ईयर्स रूट पर डाल दिया है। अभी जो है ना मैं अभी इसकी जो है ना अप्रैल में जो है ना इसका दोबारा जो है ना होना है 2 दफा। उसमें जो है ना मैं बेस्ट रूट क्या है, जो है ना 10 ईयर पर रहने दूं, या जो है ना दोबारा मैं अप्लाई करूं 18,600 पे पूरा, अभी तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ठीक वो है। पूरा करके तो वो 5 साल के रूट पर डाल देंगे दोबारा, जो है ना स्टे के जो जिस तरह होता है वो डाल देंगे, या क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं देता हूँ ये आपके दोनों सवाल का दोनों जवाब। क्वेश्चन मेरे हैं, प्लीज। बहुत शुक्रिया आपके कॉल थैंक यू, का। थैंक यू। अब इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद, कि मुझे बताया जा रहा है एक ब्रेक होती जा रही है। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊँ, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। और जो बहन भाई अभी कोशिश कर रहे हैं कॉल करने की और उनकी बारी नहीं आ रही, आप फिक्र मत करें। आज शाम को इस प्रोग्राम को हम पब्लिश करेंगे यूट्यूब के ऊपर, वहाँ भी आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। और कमेंट्स में जाके अगर आप मुझे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, आप यूट्यूब कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। नाजरीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और अगर उनको ज़रूरत होगी अपनी नेचुरलाइज सर्टिफिकेट की या नहीं, आपको ज़रूरत नहीं होगी। मेनली जब आप फॉर्म भरते हैं बच्ची का, आपके डिटेल्स वो मांगते हैं, पासपोर्ट नंबर, और माँ का भी वो मांगते हैं डिटेल्स, और आपने वो फॉर्म जमा करवा देना है। अगर उसके बाद उनको कोई डिटेल्स चाहिए होंगे वो आपसे मांग लेंगे। लेकिन जहाँ तक बच्ची का पासपोर्ट है, मेनली वो आपको मांगेंगे कि आप अपना पासपोर्ट नंबर दें, और वहाँ से वो तय कर सकते हैं कि आप कब ब्रिटिश हुए थे और कब से आप
यहाँ यूके में रह रहे हैं। सो मेनली आपने अपना ब्रिटिश पासपोर्ट नंबर देना होता है और अपने डिटेल्स। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आपकी वाइफ की एक्सटेंशन ड्यू है और अब आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्या बेहतर होगा कि अगर आप स्विच कर लें टू द 5 ईयर रूट दोबारा, या आप ये 10 ईयर रूट पर ही रहें जब उसने अप्लाई किया था पिछली दफ़ा। मेरे ख्याल में अगर आप इनकम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बेहतर होगा कि आपकी वाइफ अब अप्लाई कर ले ऑन द 5 ईयर रूट। उसका ये फ़ायदा है, नहीं अभी मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है आपको स्विच करने की, क्योंकि आपके वाइफ के यहाँ 5 साल तो हो गए और 5 साल अब रहते हैं। अगर आपकी वाइफ अब स्विच करती है टू द 5 ईयर रूट, उसको दोबारा 5 साल पूरे करने होंगे। और अगर वो यहाँ यूके में 10 साल पूरे कर लेती है, वो लॉफुल रेजिडेंस के तहत अप्लाई कर सकती है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। सो इसलिए क्योंकि अब ये इसकी दूसरी एक्सटेंशन होगी, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर वो स्विच करती है या नहीं। सो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलामुअलैकुम कमरान भाई। वालेकुम सलाम। कमरान भाई, मेरा छोटा सा सवाल है। कमरान भाई, मैंने जब इंडेफिनेट अप्लाई की थी तो मेरी एप्लीकेशन इनवैलिड हो गई थी, तो मैंने दोबारा डाली थी एप्लीकेशन, तो उन्होंने मुझे इंडेफिनेट ग्रांटेड कर दी थी। लेकिन अभी मैंने नेशनलिटी अप्लाई करनी है, वो जो एप्लीकेशन इनवैलिड हुई थी उसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा मेरी नेशनलिटी पे? मुझे जरा ये बता दें। आप कितने दिन आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड थी? मैंने एप्लीकेशन, जब उन्होंने मुझे लेटर भेजा तो मैंने विद इन 6 डेज मैंने नई एप्लीकेशन डाल दी थी। लेकिन उन्होंने मेरी एप्लीकेशन तकरीबन 1.5 ईयर होम ऑफिस में पेंडिंग रही है, फिर उन्होंने मुझे लेटर भेजा कि हमने इंडेफिनेट ग्रांटेड कर दी है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपने विद इन 14 डेज़ में एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी और उसके बाद होम ऑफिस ने आपको ILR ग्रांट कर दिया या फर्दर लीव टू रिमेन, फिर वो जो पीरियड था आपका 5-6 दिन का, जहाँ कह लें ओवर स्टेयर थे, उसको इग्नोर किया जाएगा। सो इसलिए मेरे ख्याल में आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए। लेकिन बेस्ट चीज़ ये होगी, नेशनलिटी की एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले एक दफ़ा किसी सॉलिसिटर से मिल लें, वो एक दफ़ा आपके सारे पेपर्स चेक कर ले और 100% आपको वो कह सकता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप अप्लाई कर दें और फिर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए और आपकी फ़ीस ज़ाया जाए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम कमरान भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है कमरान भाई? ठीक ठाक? जी शुक्र अल्लाह बहुत का। अच्छा आपका प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा कमरान भाई, मेरा क्वेश्चन है कि मैं 2007 में यहाँ पे आया था, जी जी। ठीक है, और स्टूडेंट वीजा पे आया था। ठीक है। उसके बाद 2011 में शादी हो गई थी, फिर उसका 5 साल का वीजा लगा, फिर उन्होंने रिवोक करवा दिया वीजा। अभी फिर मैंने पार्टनर है मेरा, ब्रिटिश पार्टनर है। अभी ठीक। मेरा बेबी हुआ वीक पहले, ठीक है। मैं इलीगल हो गया था क्योंकि उन्होंने वीजा रिवोक करवा दिया था। ठीक है। और अभी मेरा बेबी हुआ है, और अब मैं अब कौन सी एप्लीकेशन डालूं? ज़िब्रानो आजकल सुनने को आ रहा है, तो कौन सी क्या कहते हैं एप्लीकेशन मेरे लिए बेहतर होगी? ठीक है। आप गाइड कर सकते हैं? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक मेरी राय है, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप इमिग्रेशन रूल्स के तहत एक एप्लीकेशन सबमिट करें। आप ज़म्ब्रानो की एप्लीकेशन अभी ना सबमिट करें, क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ज़म्ब्रानो की एप्लीकेशन आप अभी सबमिट करेंगे, उसकी फ़ीस तो माफ़ हो जाएगी क्योंकि उसकी कोई फ़ीस नहीं है। लेकिन जब तक कोर्ट ऑफ अपील की डिसीजन नहीं आती, होम ऑफिस उन एप्लीकेशंस पर फ़ैसला नहीं करेगी। अब हमें नहीं पता कि वो 6 माह हो सकते हैं, 8 माह हो सकते हैं, साल भी हो सकता है। और दूसरी बात कि अगर बेशुमार लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं ज़म्ब्रानो रूल के ऊपर, और काफ़ी बैकलॉग भी हो सकती है। हो सकता है आपकी एप्लीकेशन साल 1.5 साल पेंडिंग रहे और उस दौरान आप फिर काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए मेरी एडवाइस आपसे होगी, क्योंकि आप एक ओवरस्टेयर हैं, अभी आपके पास वीज़ा नहीं है, आप इमिग्रेशन रूल्स के तहत एक एप्लीकेशन सबमिट करें। उसकी फ़ीस होती है तकरीबन £2600। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं क्योंकि आप काम नहीं कर रहे, फिर आप होम ऑफिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि होम ऑफिस की फ़ीस माफ़ की जाए, और कोरोना वायरस की वजह से होम ऑफिस फ़ीस माफ़ कर रही है। सो मेरे ख्याल में आप इमिग्रेशन रूल्स के तहत एक एप्लीकेशन सबमिट करें, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको होम ऑफिस वीज़ा इशू कर देगी। उसके बाद अगर आप चाहें, आप ज़म्ब्रानो रूल के तहत अप्लाई करना चाहते हैं, जब कोर्ट ऑफ अपील की जजमेंट आ जाती है फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, और होम ऑफिस आपको फिर 5 ईयर रूट पर स्विच कर देगी। तो क्योंकि आप ओवरस्टेयर हैं, मेरे ख्याल में
आपको इमिग्रेशन रूल्स पर अप्लाई करना चाहिए। जो नाज़रीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं और उनके पास है अभी 2.5 साल का वीज़ा और वो 10 ईयर रूट पर हैं, उनको मैं एडवाइस करूंगा कि फौरी तौर पर आप ज़मरानो की एप्लीकेशन सबमिट कर दें। और उसकी ये वजह है क्योंकि उसकी फ़ीस नहीं लगती। दूसरा, होम ऑफिस ने कहा है कि आप 2 एप्लीकेशन सेम टाइम सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि फ़र्ज़ करें मेरा भी 2.5 साल का वीज़ा है जो एक्सपायर हो रहा है अगले साल नवंबर में, तकरीबन 1.5 साल अभी है। उस सूरत हाल में मैं आपको एडवाइस करूंगा आप ज़मरानो की एप्लीकेशन डाल दें, क्यों 90% होम ऑफिस वो केस हार जाएगी। और जैसे ही वो जजमेंट आ जाती है इमिग्रेंट्स के हक़ में, फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा अंडर द 5 ईयर रूट। सो इसलिए मैं ये बात दोबारा दोहराना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई लीव नहीं है, मेरी एडवाइस आपसे होगी कि आप इमिग्रेशन रूल्स पर एक एप्लीकेशन सबमिट करें। अगर आपके पास लीव ऑलरेडी है, अगर आप ऑलरेडी 10 ईयर रूट पर हैं, आपके पास 2.5 साल का वीज़ा है, मैं आप सब लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप ज़मरानो की एप्लीकेशन डाल दें, क्योंकि जैसे ही वो जजमेंट आती है कोर्ट ऑफ अपील की, फिर आप उस रूलिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा कामरान भाई, मेरा क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट है। मैं कनाडा के बारे में पूछना चाह रहा था कि मैंने 1997 या 1998 में मैंने इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई किया था, जो कि 2001 में रिफ्यूज़ हो गया था सो सम रीज़न। तो उसके बाद फिर मैं यूके आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे ब्रिटिश पासपोर्ट है, बच्चे हैं, फैमिली है, सब कुछ है। अगर मैं विजिट करना जाऊँ कनाडा में, तो उनका एक फॉर्म है छोटा सा, वो फिलअप करना होता है ब्रिटिश सिटीजन को। उस पे एक ऑप्शन आता है कि आप पहले कभी रिफ्यूज हुए हैं कि नहीं हुए। वहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए, और ये कब तक रिफ्यूजल का रिकॉर्ड जो है ये रखते हैं कनाडा और इंग्लैंड वाले? ठीक है, Thank you very मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अब मैं कनाडा इमिग्रेशन को डील तो नहीं करता, लेकिन एक सरसी जवाब मैं आपको ज़रूर दे दूँगा कि अगर वो आपसे ये सवाल पूछ रहा है, आप डिक्लेयर कर दें, क्योंकि ये ना हो कि उनके सिस्टम पर आ जाए और फिर वो आपको जानबूझकर रिफ्यूज़ कर दें। अब जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि कब तक उनके रिकॉर्ड्स में रहता है, वो तो मैं आपको नहीं बता सकता। बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आप कोई कैनेडियन सॉलिसिटर से रब्ता कर लें, वो फिर आपको बता सकता है कि कितने साल वो अपने रिकॉर्ड्स में रखते हैं। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि आपको डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं, मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा उसको ज़रूर डिक्लेयर कर दें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। ये मेरा भी ये ज़मरानो के मुतल्लिक ये क्वेश्चन है। जी जी ये मुझे ये बताएं, मैंने भी अप्लाई करना है, पर ये मैंने सुना है कि डेडलाइन तो गुजर चुकी है 30 जून। तो क्या नंबर 1 कि हम अभी भी उस पर भेज सकते हैं, और दूसरा ये जी जी कि फॉर्म जो है वो ऑनलाइन मिल जाएगा उनकी वेबसाइट से? ठीक है। आपने मेरी लास्ट वीक की वीडियो देखी थी या नहीं? जी नहीं। नहीं देखी ना? आप जाएं अभी यूट्यूब पर, वहाँ मेरा नाम टाइप करें। वहाँ मैंने तफसील में 25 मिनट की वीडियो बनाई है लास्ट वीक के प्रोग्राम में, जहाँ आप देख सकते हैं। इसमें मैं डिटेल में बात करता हूँ ज़माना रूल के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं आपका जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि इसमें कोई डेडलाइन है या नहीं, अब देखें, जैसे मैंने लास्ट वीक भी अर्ज़ किया था कि आपकी होम ऑफिस का कहना था कि अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, आपने एप्लीकेशन सबमिट करना है 30 जून से पहले। अब 30 जून तो गुजर गया है। अगर फिर भी एज एन ओवरस्टेयर आपके पास वीज़ा नहीं है और आप ज़मरानो रूल पर एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आपको कोई वजह बतानी होगी कि जिस वजह से आप अप्लाई नहीं कर सकते 30 जून से पहले। आप कह सकते हैं कि आपको पता नहीं था ज़मरानो रूल के बारे में, या आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिला था इन टाइम। होम ऑफिस का ये कहना है कि हम काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं इस टाइम में, कि अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया था ज़मरानो रूल के ऊपर, हम फ्लेक्सिबिलिटी, नरमी के साथ उसका केस कंसिडर करेंगे। सो इसलिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास कोई वैलिड लीव नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने कोई वजह देनी होगी। अगर आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है, 2.5 साल का वीज़ा, आप 10 ईयर रूट पर हैं, फिर आपके ऊपर कोई डेडलाइन नहीं, आप एनी टाइम अप्लाई कर सकते हैं ज़मरानो रूल के ऊपर। इसका ख्याल रखें। जिन लोगों के पास वीज़ा नहीं है,
उनको कोई रीज़न बताना होगा क्योंकि वो नहीं अप्लाई कर सके 30 जून से पहले। अगर आपके पास वीज़ा ऑलरेडी है, आपको कोई डेडलाइन नहीं लागू लगती। ठीक है जी। सो ये 2 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। एक और बात आपको मैं बताता चलूँ, होम ऑफिस ने अपनी पॉलिसी को अपडेट करना है। अब वो कब करेगी? मेरे ख्याल में इस माह में वो कर देगी। जैसे ही वो अपडेट करती है, होम ऑफिस का ये कहना है कि हम सब लोगों को 6 वीक्स देंगे जिसमें वो दोबारा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और जैसे ही ये होम ऑफिस अपनी पॉलिसी को अपडेट करती है और ये 6 वीक्स की डेडलाइन शुरू हो जाती है, आपको कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं होगी। सो इसलिए उसका भी आप वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे पहले सबमिट करना चाहते हैं एप्लीकेशन और आपके पास अभी वीज़ा नहीं है, आपको कोई रीज़न देना होगा। अगर आपके पास वीज़ा है, आप एनी टाइम एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आप अगले साल भी सबमिट कर सकते हैं। आप अपने वीज़ा एक्सपायर होने से पहले 1 दिन पहले भी आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं ज़मरानो की। बल्कि आप अपनी एक्सटेंशन की वीज़ा की अपनी एक्सटेंशन एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं। उस सेम टाइम आप एक ज़मरानो एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट्स ने कहा था वैसे तो आप 2 एप्लीकेशन सेम टाइम सबमिट नहीं कर सकते, लेकिन इस ज़मरानो रूल में आप एक ज़मरानो एप्लीकेशन सेम टाइम सबमिट कर सकते हैं और एक इमिग्रेशन रूल्स पर भी एक एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। और मेरी एडवाइस सब बहन भाइयों से होगी जिनका वीज़ा 2.5 साल का वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, आप ज़रूर एक्सटेंशन की एप्लीकेशन डालें 2.5 साल की, चाहे आपके 2500 पाउंड लगते हैं। और उसकी वजह मैं बताता चलूँ कि अगर खुदा ना करे होम ऑफिस अपील जीत लेती है कोर्ट ऑफ अपील में, फिर जिन लोगों ने ज़मरानो के एप्लीकेशन सबमिट किए हैं वो सब रिफ्यूज़ हो जाएंगे। और अगर आपने 2.5 साल की एक्सटेंशन की एप्लीकेशन नहीं डाली थी, फिर आपके पास कोई स्टेटस नहीं होगा और जो टाइम आपने स्पेंड किया था 10 ईयर रूट के ऊपर वो दोबारा शुरू होगा 0 से। इसलिए वो कहते हैं ना इंग्लिश में, यू रादर बी सेफ देन सॉरी। आप एप्लीकेशन 2.5 साल की भी सबमिट कर दें और अगर आप ज़मरानो रूल का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आप एक ज़मरानो की एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हो जाता है। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं एडवाइस के लिए मेरे ऑफिस में, आप मुझे मिल भी सकते हैं। वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम सलाम। कामरान साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, राइट। ठीक है, और मेरे साथ 3 बच्चे थे, लड़की थी मेरी और वाइफ थी। तो मेरे साथ वीज़ा मेरा होता था कर्टेल, तो उस टाइम मैंने 2 इयर्स बैक उसका असलम डाल दिया। सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही तरह मुझे। अभी 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 कैसे? अभी 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 ठीक है आवाज़? नहीं, आप अभी ट्राई करें, दोबारा करें। अभी अभी हाँ ठीक है आवाज़? जी, अभी बेहतर है। जी, बात करें। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, उनका फिर मैंने असाइलम डाल दिया था 2 इयर्स बैक, क्योंकि उस वक्त मैंने अपनी जो है ना FRFP डाल दी थी, जो मेरी फिर ग्रांट होगी उसके फिर मैंने इंडेफिनिट दे लिया। ठीक है। तो अब इनका 2 साल बच्चों को हो गए असाइलम के ऊपर, ठीक है ना। अब अभी तक इनका इंटरव्यू भी नहीं हुआ। तो मेरे जो वकील थे उन्होंने 120 के तहत होम ऑफिस को लेटर भी 2 लिख चुके हैं कि भाई इनके अभी स्टेटस चेंज हो गया है तो इनको वीजा दे दो या कुछ करो, लेकिन कोई जवाब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब हम और बहुत आप ज्यादा डेस्परेट जो हो रहे आपकी हैं कि वाइफ asylum है के चक्कर से निकल जाए। जो आपकी वाइफ हैं, जो आपके बच्चे हैं, आप सब इकट्ठे एंटर हुए थे? वो कैसे एंटर हुए थे यूके? नहीं, वो तो मेरे आए थे, डिपेंडेंट आए थे, लेकिन जब असाइलम डाला था तो असाइलम की मेन एप्लीकेंट मेरी वाइफ 3 बच्चों के साथ थी और मैंने अपनी अलग एप्लीकेशन डाली। ठीक है। आपको कौन सी बेस पर इंडेफिनिट मिला है? मुझे 10 इयर्स पे मिला है, लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर? लॉन्ग पे। जी। ठीक हो गया। ठीक है, मैं देता हूँ आपके। जी। अभी ये समझ नहीं आ रही कमर साहब कि हम असाइलम से निकलना चाह रहे हैं, कैसे निकले ताकि इनका जो आपके वीजा बच्चे मिले, हैं इनको वो भेजे पाकिस्तान में पैदा हुए थे या यूके में पैदा हुए? जी नहीं, पाकिस्तान में पैदा, लेकिन उनको तकरीबन अभी 8 साल होने वाले हैं बच्चों को भी यहाँ रहते हुए? जी 8वां साल है। 8वां साल है, 7 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ? जी 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं, बिल्कुल। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया जी, आपके कॉल का। मेरे ख्याल में बेस्ट चीज़ ये होगी कि दोबारा एक रिमाइंडर भेज दें होम ऑफिस को कि जी हमारे सर्कमस्टेंसेस अभी चेंज हो गए हैं, मुझे ILR ग्रांट हो गई है और जो हमारे बच्चे हैं उनको 7 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ रहते हुए, प्लीज़ मेरी वाइफ को और बच्चों को वीज़ा दें। अगर जवाब 1 माह में नहीं आता, मेरे ख्याल में नहीं आएगा, मेरी एडवाइस आपसे ये होगी कि आप एक फ़्रेश एप्लीकेशन सबमिट कर दें अपनी वाइफ के लिए और अपने 2 बच्चों के लिए, और वो मेरे ख्याल में 6 मंथ्स के अंदर होम ऑफिस आपको जवाब दे देगी
और आपकी वाइफ को और आपके 2 बच्चों को वो वीज़ा इशू कर देगी। तो बेस्ट चीज़ ये होगी कि आप एक फ़्रेश एप्लीकेशन सबमिट कर दें, उससे आप जल्दी से वीज़ा हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन हैं। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं सर नदीम बात कर रहा हूँ। जी जी नदीम साहब। सर मेरे 2 सवाल, एक तो ये है कि मैं यूरोपियन हूँ, यहाँ पे 10 साल से रह रहा हूँ, ठीक है। पासपोर्ट है मेरे पास। ठीक है। तो मैंने अपने छोटे भाई का वीजा अप्लाई किया था, जी जी। सेटलमेंट वीजा यहाँ पे ठीक है। लास्ट ईयर ना सितंबर अक्टूबर में, पर रिफ्यूज हो गया था वो। राइट। तो मैंने अपील नहीं की, तो जाहिर है वो दिसंबर का डेडलाइन थी, वो खत्म हो चुकी है। जी तो जी। मैंने अपील नहीं की थी। आया कि मैं अब जाके अपील कर सकता हूँ उसकी, फाइन पे करके कुछ इस तरह रीजन कोई दे के। दूसरा मेरा सवाल है कि मैं अपने बच्चों के ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि वो अंडर 18 है, एक 10 साल के और एक 7 साल के। वो पैदा ये कहाँ हुए born थे? हुए। यहाँ यहाँ ये पैदा। यहीं पे बेटी मेरी पाकिस्तान में पैदा हुई है, बेटा मेरा यहाँ पे पैदा हुआ है, लेकिन वो मेरे रेजिडेंस परमिट मिलने के बाद पहले हुआ है एक। और आया कि उसकी फीस यानी कि मुझे पूरी पे करनी पड़ेगी या नॉर्मल फीस है जो? प्लीज ये मुझे सॉरी, बता जो दीजिए। आपने उससे पहले कहा था, क्या कहा था आपने? मैंने अपने भाई का वीजा अप्लाई किया नहीं, था। भाई का तो मैं समझ गया, बच्ची का आप कुछ कह रहे थे, बच्चे का क्या कह रहे थे? बेटी मेरी पाकिस्तान में पैदा हुई है, जी जी। उसके पास इंडेफिनेट है। ओके। तो एक मेरा बेटा, उसके पास भी पुर्तगाली पासपोर्ट है, वो 8 साल का है। बेटा मेरा यहीं पे पैदा हुआ है। बेटा यहाँ पैदा हुआ है, ठीक है। और उसके पास भी अब इंडेफिनिट है या नहीं? नहीं, उसका मैंने भी, लेकिन उसका मैंने ये जो सेटलमेंट स्कीम में किया, अप्लाई किया हुआ था ऑनलाइन, जो इनकी चल रही है ना, उसमें किया हुआ है। ठीक है। और जो इनकी बच्चों की माँ है वो कहाँ है? वो ये मेरे साथ ही, उनके पास इंडेफिनेट है। उनके पास भी इंडेफिनिट है। ठीक हो गया, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। क्योंकि आपके पास भी इंडेफिनिट है और आपकी वाइफ के पास भी इंडेफिनिट है, आप अप्लाई कर सकते हैं दोनों बच्चों के लिए नेशनैलिटी। और उनको मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको होम ऑफिस नेशनैलिटी इशू कर देगी अगर दोनों बच्चे अंडर 18 हैं। सो मेन चीज़ ये है कि आपने सेटिस्फाई करना, अगर दोनों बच्चे अंडर 18 हैं वो फौरी तौर पर अप्लाई कर सकते हैं नेशनैलिटी के लिए। अगर आपकी बच्ची ओवर 18 है, फिर उसको अपने ओन राइट में ILR होना चाहिए जो, और जैसे ही वो उसको ILR मिल जाता है 1 साल बाद वो अप्लाई कर सकते हैं नेशनैलिटी के लिए। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल था, मेरे ख्याल में आपके दोनों बच्चे अंडर 18 हैं। एक बच्ची आपकी पाकिस्तान में पैदा हुई थी और एक बच्चा आपका यहाँ UK में पैदा हुआ था। क्योंकि आप दोनों मियाँ बीवी के पास है ILR, आपके दोनों बच्चे अब अप्लाई कर सकते हैं नेशनैलिटी के लिए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि 5 साल पहले मुझे रेफ्यूजी स्टेटस मिला था, 5 ईयर का वीजा था राइट। जो एक्सपायर हो रहा है नवंबर में। ठीक है। तो अब मैंने अप्लाई, क्या मैंने करना है, इंडेफिनेट अप्लाई करना है? और अगर मैं इंडेफिनेट अप्लाई करता हूँ तो ये मुझे इंडेफिनेट ही देंगे, या मुझे कोई बता रहा था कि उन्होंने दोबारा कोई लोगों को ये फिर अगेन 5 साल का वीजा दे रहे हैं, इंडेफिनेट नहीं दे रहे? तो क्या ये ठीक बात है? तो मुझे तो इंडेफिनेट ही करना चाहिए ना। और दूसरा ये कि मुझे उसके साथ क्या क्या चीजें लगानी चाहिए, ये जरा मुझे बताएं, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, किसी ने मुझे शायद गलत गाइड किया है या नहीं। ठीक है, मेरा 5 ईयर रेफ्यूजी स्टेटस एक्सपायर हो रहा है नवंबर में, मैंने आगे क्या अप्लाई करना है, प्लीज मुझे जरा बता। मैं ज़रूर बताता हूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। जहाँ तक आपका सवाल है कि आपने किसके लिए अप्लाई करना है, आपने ILR के लिए अप्लाई करना है। 28 डेज़ पहले आप अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट के लिए, और उसके लिए आपने प्रूफ लगाना होगा कि पिछले 5 साल से आप यहाँ UK में रह रहे हैं। आपने बताया मुझे कि किसी ने आपको बताया है कि होम ऑफिस अब लोगों को, असाइलम सीकर्स को ILR नहीं ग्रांट करेगी बल्कि उनको 5 साल का वीज़ा इशू करेगी। ये एक होम ऑफिस की एक नई आपके लिए प्रपोज़ल है जो वो लेके आना चाहती है लॉ में। और वो चाहते हैं कि असाइलम सीकर्स को, जो नए असाइलम सीकर्स आते हैं, उनको इंडेफिनिट ग्रांट ना किया जाए और उनको एक वीज़ा दिया जाए जो वो बार बार अप्लाई करें रिन्यूअल के लिए। और होम ऑफिस असेस करती रहेगी कि अब इस शख्स को जान को ख़तरा है या अगर ये अपने वापस अपने कंट्री जा सकता है या नहीं। लेकिन क्योंकि आपको तो ग्रांट हो चुका है असाइलम, आप पर ये लॉ लागू नहीं होगा और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपने अप्लाई करना है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए।
बहुत शुक्रिया आपके सवाल का और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि मुझे क्या नाम से बच्ची की बेस पर वीज़ा मिला था, तो मुझे पहले उन्होंने 1 साल का वीज़ा दिया था, तो दोबारा मैंने एक्सटेंड किया था, मुझे 2.5 साल का दिया। अब मेरे 4 साल हो गए और तीसरी मेरी जो क्या नाम से एक्सटेंड है वो 10वें महीने की 7 तारीख है। क्या मैं क्या डेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? मैं पिछले वीक आपका प्रोग्राम सुना था। बहुत अच्छा कि आपने सुना है मेरा प्रोग्राम, लेकिन जो आपका पहला वीज़ा था आपने मुझे बताया कि आपको 1 साल का वीज़ा मिला था, वो कब इशू हुआ था आपको, कौन से साल में? वो हुआ था 2017 में, 2017 के अगस्त में शुरू हुआ था। 2017 में। और उस टाइम, सॉरी मैं आपकी बात तोड़ रहा हूँ, उस टाइम जो आपकी वाइफ थी उसके पास भी 2.5 साल का वीज़ा था या वो ब्रिटिश थी? वो ब्रिटिश है, मेरी बच्ची भी ब्रिटिश है। ठीक है, उन्होंने आपको 1 साल का वीज़ा दिया था उस टाइम? मुझे 1 साल का दिया था। मैं पहले अनलीगल था ना, मैंने शादी की, शादी के बाद मेरी बच्ची हुई, बच्ची के बेस पर मुझे उन्होंने वीज़ा दिया, क्योंकि शादी के बेस पर मुझे पाकिस्तान जाना पड़ता था। ठीक है, और जब आपको वीज़ा मिला 1 साल का, उस टाइम आप इलीगल थे, राइट? ठीक, जी जी, आप इलीगल थे, ठीक है। और जो आपको अभी 2.5 साल का वीज़ा मिला था, उस जो लेटर पर क्या लिखा हुआ है? 30 मंथ वीज़ा कौन से रूट के ऊपर? ये 10 जो पहला साल का उन्होंने मुझे वीज़ा दिया था ना, वो उस लेटर पर ही लिखा था कि 10 साल के रूट पर आपको ठीक है, हाँ वो डाला मुझे। ठीक है जी, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी जी हाँ, आपने इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए नहीं अप्लाई करना, क्योंकि आपके पैसे ज़ाया जाएंगे। आपने दोबारा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है। अब मुझे ये नहीं पता क्यों होम ऑफिस ने गलती के साथ आपको 1 साल का वीज़ा ग्रांट कर दिया। उनका काम बनता था आपको 2.5 साल का वीज़ा दें। हो सकता है उनकी तरफ से कोई गलती होगी, लेकिन आपने जब आपका वीज़ा एक्सपायर होगा आपने अप्लाई करना है 2.5 साल एक्सटेंशन के लिए। जैसे आपके यहाँ 10 साल लॉफुल यूके में हो जाते हैं, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। अगर आप अभी अप्लाई कर देते हैं, होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देगी और उसके बाद फिर आपको कहेगी कि जी आप हमें दें 1560 पाउंड्स IHS फीस, और उसके बाद फिर आपको वो ग्रांट करेंगे 2.5 साल का वीज़ा। इसलिए प्लीज़ मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ILR की एप्लीकेशन की ख्वाब को छोड़ दें, आप अप्लाई करें एक्सटेंशन के लिए। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कामरा, मैं नदीम बात कर रहा हूँ, दोबारा भी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। जी जी सर मैंने ना सवाल किया था अपने भाई के लिए कि मैंने उसका वीजा अप्लाई किया था सेटलमेंट के लिए, सॉरी, जी जी मैं यूरोपियन हूँ ना, जी जी तो उसका रिफ्यूज हो गया था। तो दिसंबर से पहले मैंने किया था, तो डेडलाइन खत्म हो गई है, तो मैंने अपील नहीं की थी। हाँ जी, आए कि मैं उसकी अपील अभी कर सकता हूँ कोई फाइन पे करके? दूसरा मैंने सवाल किया था कि मेरे बच्चों की नेशनली अप्लाई कर सकता हूँ, उनकी फीस मुझे 1300 पे करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, या वो normal बिल्कुल पे 65 करनी पाउंड है, पड़ेगी, वो पे करनी पड़ेगी? बिल्कुल पे करनी पड़ेगी, उसमें कोई आपको एग्जाम्पशन नहीं मिल सकती। ओके ठीक है जी, मैं देता हूँ आपके पहले सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका ये पहला सवाल है कि आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी भाई के लिए, उसको स्पॉन्सर करने के लिए, और वो रिफ्यूज़ होगी और आपने अपील नहीं की क्योंकि आपके पास 28 डेज़ की डेडलाइन थी। आप अगर एक लेट अपील सबमिट करना चाहते हैं, आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आपको रीजंस देने होंगे कि क्यों आपने अपील नहीं किया था उस टाइम और अब आप क्यों अपील कर रहे हैं ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लेट। अगर आपके पास कोई वजह है जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर शायद एक जज आपके केस में डिस्कशन इस्तेमाल करके इस अपील को दोबारा रीइंस्टेट कर दे। बेस्ट चीज़ ये होगी कि आप एक सॉलिसिटर से मिल लें और फिर वो आपको बता सकता है इसमें मेरिट्स हैं या नहीं। क्यों मैं ये नहीं चाहता कि आप एक सॉलिसिटर के पास जाएं, वहाँ उसको आप फ़ीस दे दें और जज रिफ्यूज़ कर दे आपकी अपील को। और आपने ये भी असेस करना है किसी सॉलिसिटर को इंस्ट्रक्ट करने से पहले कि ये जो अपील है जो आपकी भाई की जो आप करना चाहते हैं, इसमें मेरिट्स हैं या नहीं। जो एप्लीकेशन आपने सबमिट की थी, आपने उसके साथ प्रूफ लगाया था कि आपका भाई आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ये नहीं कि आपने 6 माह की वेस्टर्न यूनियन स्लिप्स लगा दी और आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी। इस तरह जज मुतमिन नहीं होता। तो इसलिए प्लीज़ ये भी चेक करवा लें किसी सिस्टर के पास जाके कि इसमें मेरिट्स हैं। ये ना हो कि आप सिस्टर के पास चले जाएं और आपके पैसे ज़ाया जाएं। तो इसलिए प्लीज़ किसी कॉम्पिटेंट सिस्टर के पास जाके ज़रूर एडवाइस ले लें। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मैंने आपसे बात करनी थी, बहुत मजबूर होकर कर रही हूँ मैं। मैंने 22-21 साल के बाद वो 20 साल की बेस पे किया था। आप आगे भी कॉल की थी, पहले अप्लाई किया उन्होंने रिफ्यूज कर, दोबारा अप्लाई किया फिर रिफ्यूज कर दिया उन्होंने। जी जी। और तो आप कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? मुझे 21 साल हो चुके हैं मई में पूरे। आप यूके कैसे एंटर हुई थी? मैं एंटर हुई थी मैं ऐसे, यानी कि आई थी यूके में, लेकिन मैंने एयरपोर्ट पे अप्लाई किया था। असाइलम अप्लाई किया था उसी दिन जब आप एंटर हुई थी? नहीं, उसी दिन नहीं अप्लाई किया था, ये नहीं कि किया था उसी दिन, लेकिन मेरे वो पासपोर्ट जिसने लेके गया था वो मेरा पासपोर्ट ले गया था साथ। ठीक है, एजेंट ले गया था पासपोर्ट आपका, ठीक है, लेकिन हाँ, ठीक है वो तो मैंने मैंने एयरपोर्ट पे यहाँ पे जो ये नहीं है एयरपोर्ट जो हीथ्रो गेटवे, ठीक है। यही अप्लाई किया था मैंने। मेरे कागजात सब चीजें मेरे पास, ये नहीं कि मेरे बिल, मेरे जो मैं वो पे करती जी जी। इलेक्शन थे, डॉक्टर की जो जितनी लेकिन होम ऑफिस ने फिर आपकी एप्लीकेशन को क्यों रिफ्यूज किया 2 दफा? अब वो रिफ्यूजल्स में उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि क्यों हम रिफ्यूज कर? यू कांट लीव दिस कंट्री, यू कांट लीव दिस कंट्री, यूनाइटेड किंगडम, ये लिखा हुआ है। नहीं, लेकिन कोई वजह भी बताई होगी ना कि हम नहीं मानते, आपको 20 साल यहाँ हो गए, आपने पिछले 5 साल के प्रूफ नहीं हमें दिए, या आपने 1 साल का प्रूफ नहीं। सब दिए, लेकिन आपके इलेक्शन के डॉक्टर के चीज प्रूफ होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी की। जी जी। मैं ये कोरोना से मैं इतनी मजबूर है कि खाने पीने से मुझे इतनी कमी, लोग मुझे दे, मैं कितने कह भी नहीं सकती, मैं इतनी मजबूर हूँ, बाहर बैठी हूँ, मैं कैसे करूँ? जी जी, ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। मेरी बहन मायूस ना हो, हर चीज़ का हल है इस दुनिया में। अगर आपके पास प्रूफ है, आप मेरे पास आ सकती हैं फॉर फ्री, मैं ये आपका एप्लीकेशन कर दूंगा आपके लिए, नो प्रॉब्लम। आप एक दफ़ा मेरे दफ्तर आ जाएं और पेपर्स ले आएँ साथ, और इंशाल्लाह मैं इसको सेस करके आपके लिए ज़रूर एप्लीकेशन डालूँगा। आप परेशान ना हो, अल्लाह पर आप उम्मीद रखें, बल्कि यकीन रखें कि आपको ज़रूर वीज़ा मिलेगा एक दिन। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जिसके पास कोई भी पेपर्स नहीं थे और उनका वीज़ा लग गया। और अगर आपके पास प्रूफ है या नहीं भी है, हम रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हो आपकी तरफ से कि जी आपको वीज़ा दिया जाए। इसलिए प्लीज़ आप परेशान ना हो, हौसला रखें और इंशाल्लाह आपको ज़रूर वीज़ा मिलेगा। आप मेरे से ज़रूर फ़ौरी तौर पर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी सवाल आज के प्रोग्राम के लिए। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाएं यूट्यूब पर और वहाँ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, वहाँ आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं और मैं आपकी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब दूँ। मेरी तरफ से आप सब बहन भाइयों को इन एडवांस ईद मुबारक। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ और सिर्फ वीनस टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।